हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को बताता है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। वहीं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को जाना। आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने वाले हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को बताता है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इंस्टेंटली इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स पहले वाले ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि फोर्स कभी भी अकेले नहीं होता है, फोर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं और ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का तो होता है, लेकिन इन दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये दोनों फोर्स कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ये एक टाइम पर तो एक्ट कर रहे होते हैं लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे होते हैं। इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। हम लोग फुटबॉल मैच तो देखते ही हैं। ज़्यादातर मैच में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि दो प्लेयर दौड़ते दौड़ते एक दूसरे से टकरा जाता है। दोनों ही प्लेयर्स को बराबर का चोट लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब वो दोनों प्लेयर आपस में कोलाइड करते हैं तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ इंजरीज या इक्वल अमाउंट ऑफ चोट लगते हैं। स्टूडेंट, एक जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फोर्स अप्लाई करता है। इस दोनों ही फोर्स को हम लोग एक्शन और रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो फोर्स एक्शन फोर्स कहलाता है, लेकिन उसके रिटर्न में जब दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वो फोर्स रिएक्शन फोर्स कहलाता है। इससे हम लोग यही कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। सो वी विल राइट इट। टू एवरी एक्शन there is always a equal but opposite reaction। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को दो स्प्रिंग बैलेंस चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्प्रिंग बैलेंस है, एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी है। बी स्प्रिंग बैलेंस को हम लोगों ने एक रिजिड सपोर्ट या वॉल से फिक्स कर दिया है और दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस को हुक के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया है। जब हम लोग स्प्रिंग ए के ऊपर फोर्स लगाकर इसको खींचते हैं तो हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस में इक्वल अमाउंट ऑफ रीडिंग शो कर रहा है। जब हम लोग ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स स्प्रिंग बैलेंस बी पर भी एक्ट कर रहा होता है। इससे हम लोग को यही पता चलता है कि दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि इस स्प्रिंग बैलेंस बी इस डायरेक्शन में खींच रहा है जबकि हम लोगों ने फोर्स
इस डायरेक्शन में लगाया था और दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस में इक्वल रीडिंग शो कर रहा है। इट मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इस बात से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं एक्शन फोर्स, और एक्शन फोर्स के रिटर्न में जब स्प्रिंग बैलेंस बी स्प्रिंग बैलेंस ए पर फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स को समझने के लिए हम लोग एक और सिंपल सा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग अपने हाथों पर एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मैंने अपने हाथों पर रखा, तो ये अपने वेट के अकॉर्डिंग मेरे हाथों पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जबकि हम अब एक अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट। So when an object is kept on a table, it applies a force in downward direction because of its weight, and the table exerts an equal amount of force but in the opposite direction to lift that object. So स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।